नमस्कार दोस्तों। और कैसे हो आप सभी। आज हमारा जो सेशन रहने वाला है वो रहेगा इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हम। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 100 स्पेशल प्रश्न है ये, जो बार बार क्या जाते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको स्टार्ट करते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन। आज के एक ही सेशन में हम 100 क्वेश्चन करेंगे। और साथ को तुम्हें जिसको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल जीके विद जितेंद्र सर से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो फटाफट से आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा ना देरी करते हुए। तो चलिए, मैं जितेंद्र बेनीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन मंच पर। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला ही क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे जो शो होता है, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो इसकी अगर बात की जाए, ये है सुलभ सूत्र। कौन सा है? सुलभ सूत्र क्या है? वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? उज्जैन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। क्या था? अवंतिका क्या था इसका प्राचीन नाम था? किसका? उज्जैन का। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किसका राज्य था? सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किसका राज्य था? तो किसका राज्य था जी? ये था नंद वंश का। अब उत्तर भारत की बात कर रहा है, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है जी? ये बात कर रहा है जी किसकी? मगध की। किसकी बात कर रहा है? मगध की ये बात कर रहा है। पूछ रहा है कि मगध पर किस राजवंश का शासक था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो किस राजवंश का शासक था? नंद वंश का। और नंद वंश का जो आखिरी शासक यहाँ पे हुआ वो था धनानंद। धनानंद के समय पे क्या किया था? सिकंदर ने भारत पे अटैक किया था 326 ईसा पूर्व में। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। उसके बाद बात की जाए, जब अटैक किया तो उसको रोकने की कोशिश किसने की थी? राजा पोरस ने। किसने की थी? राजा पोरस ने सिकंदर को क्या की थी? रोकने की कोशिश की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? बुद्ध की अगर बात की जाए, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो ये कौन सा था? ये था कुशीनगर। कुछ था कुशीनगर पर बुद्ध ने क्या कहा था? महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। यानी कि यहाँ पर बुद्ध ने, जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने क्या किया था? देह त्याग दिया था। क्या त्याग दिया था जी? देह त्याग दिया था। किसने? गौतम बुद्ध ने। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध समिति की स्थापना किसने की? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध समिति की स्थापना किसने की थी? तो जब जैसे ही बुद्ध की मृत्यु होती है तो प्रथम बौद्ध समिति की जो स्थापना करने वाले थे वो कौन थे? वो थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप थे जी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था जी कुंडग्राम के अंदर। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम के अंदर हुआ था जी। कब हुआ था अगर बात की जाए तो 540 ईसा पूर्व के अंदर क्या होता है? महावीर स्वामी का क्या होता है? जन्म होता है। ये जैन धर्म के क्या थे? 24वें तीर्थकार थे। क्या थे? जैन धर्म के ये 24वें तीर्थकार थे। कौन थे? महावीर स्वामी। उसके बाद हम आगे बढ़े तो एक बार प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले फटाफट से इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? लाइक और शेयर कर दीजिए। हम आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे, हमारा जो फीस है ये एक ही फीस है। आप क्या करो, इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। आप लोगों से हमारी क्या है? यही फीस है।
तो अब से आपको पता ही है हमारी डेली सीरीज चल रही है, तो फटाफट से इसको लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चों को भी क्या मिल सके, हेल्प मिल सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। सवर्ण बेलगोला में स्थित गोमेतेश्वर की मूर्ति, सवर्ण बेलगोला में स्थित गोमेतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? सवर्ण बेलगोला में स्थित गोमेतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था जी चामुंडा राय ने। किसने किया था? चामुंडा राय ने क्या किया था? इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किसने पहली बार जीता था? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किसने पहली बार जीता था? अगर पहली बार जीतने के वाले की बात करें तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। किसने जीता था जी? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य वंश का संस्थापक, जिसने दनानंद की हत्या करके, दनानंद को पराजित करके 323 ईसा पूर्व में क्या की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। किसके शासनकाल में डिमकेश भारत आया था? किसके शासनकाल में डिमकेश भारत आया था? तो इसकी बात के बिंदुसार के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? डायमैक्स आएगा या डिमकेश नहीं है, यहाँ पे टाइप करते हुए एरर हो गई है, क्या आएगा? डायमैक्स आएगा। किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आया था जी बिंदुसार के शासनकाल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है जी अर्थशास्त्र की। किसकी? अर्थशास्त्र की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। मिनांडर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? मिनांडर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? अगर मगध के शासक की बात की जाए तो मगध का शासक था जी पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। और पुष्यमित्र शुंग ने क्या की थी? पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी जी। किसकी की थी? पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? यानी कि भारत में जो करेंसी थी वो सोने की किसने चलाई थी? वो चलाई थी जी यूनानियों ने। किसने चलाई थी? यूनानियों ने चलाई थी। किसने? यूनानियों ने। यूनानियों ने ही भारत को क्या कहा था? इंडिया कहा था। क्या कहा था? इंडिया कहा था। किसने? यूनानियों ने। तो एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी आने की पॉसिबिलिटी है। वो क्वेश्चन क्या बनते हैं? वो ये क्वेश्चन बनते हैं कि हिंदुस्तान, कि भारत को भारत नाम कैसे पड़ा? भारत का भारत नाम कैसे पड़ा? आर्यों की भूमि, उसके नाम पर भरत राजवंश का एक शासक, प्रतापी शासक हुआ है भरत, उसके नाम पर भारत पड़ा। बात करें हिंदुस्तान कैसे पड़ा? हिंदुस्तान पड़ा था जी, किसने दिया था? मुसलमानों ने दिया था। किसने दिया था? मुसलमानों ने दिया था। जो हमारी सिंधु नदी है इसको मुसलमान क्या कहते थे? इंदु नदी कहते थे। इंदु से ही मिलकर क्या बना है? हिंदुस्तान मिला है। उसके बाद बात की जाए, आर्यवर्त भी कहा गया है। आर्यवर्त क्यों कहा गया है? क्योंकि आर्यों की भूमि इसको माना जाता है। जम्बूद्वीप भी भारत को कहा गया है। जम्बूद्वीप भारत को क्यों कहा गया है? जम्बूद्वीप की अगर बात की जाए क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हमारे वेद थे, पुराण थे, पुराणों में जो भारत का नाम है वो क्या है? जम्मू द्वीप है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। जो कला शैली भारतीय और यूनानियों की आकृति का मिश्रण है, कला शैली कौन सी है? जो यूनानियों और आकृति भारतीयों का क्या है? ये मिश्रण है। उसकी अगर बात की जाए तो वो कौन सी है? वो कौन सी है? वो है जी गंधार शैली। कौन सी है? गंधार शैली वो है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। पुष्य प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो शासक कौन था? वो शासक था जी चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था?
चंद्रगुप्त द्वितीय था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो था विष्णुगुप्त। कौन था जी? विष्णुगुप्त क्या था? गुप्त वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते हैं? प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? विद कमागम कहा जाता था, विद कमागम कहा जाता था। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए, मध्यकालीन भारत में क्या कहा जाता था? हक ए सर्व कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हक ए सर्व कहा जाता था। और हक ए सर्व को लगाने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को ही क्या बोला जाता है? नहरों का सवर्ण काल बोला जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। गुप्त काल में बिना जोती गई जंगली भूमि को क्या कहते हैं? गुप्त काल में बिना जोती गई जंगली भूमि को क्या कहते हैं? अपरहत कहते हैं। क्या कहा जाता है? अपरहत कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जी गुप्त काल को। किसके काल को कहा जाता है? गुप्त काल को क्या कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, यहां से क्या निकलता है? गुप्त वंश की स्थापना किसने की? क्वेश्चन क्या बनता है यहां से? गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो ये की थी जी श्रीगुप्त ने। किसने की थी? श्रीगुप्त ने क्या की थी? गुप्त वंश की स्थापना की थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंचतंत्र किस काल में लिखा गया था? पंचतंत्र किस काल में लिखा गया था? अगर इसकी बात की जाए तो पंचतंत्र लिखा गया था जी गुप्त काल में। किसमें? गुप्त काल में। उसी गुप्त काल के जो शासक थे, संस्थापक थे, कौन थे? श्रीगुप्त। और इसके वास्तविक संस्थापक कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। दो नाम आते हैं, एक चंद्रगुप्त मौर्य आता है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक हुआ और चंद्रगुप्त प्रथम क्या हुआ? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक हुआ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्षवर्धन द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? हर्षवर्धन द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो ये की गई थी जी हेन सांग के सम्मान में। किसके सम्मान में की गई जी? हेन सांग के सम्मान में ये की गई थी। बात अब यहाँ पे की जाए हेन सांग की। किसकी की जाए? हेन सांग की। हेन सांग की एक पुस्तक थी, कौन सी? सी यू की। कौन सी बुक थी? सी यू की बुक थी, जिसमें हमें किसका टाइम पीरियड का पता चला? हर्षवर्धन का। और हेन सांग है जो भारत कब आया? 629 में आया और कब तक रहा? 644 तक रहा जी। कब तक रहा? 644 तक। 29 से लेकर 44 तक हेन सांग क्या था? भारत में रहा था। अब उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हर्षवर्धन को किसके द्वारा पराजित किया गया था? हर्षवर्धन को किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा क्या किया गया था? पराजित किया गया था जी। किसके द्वारा? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा क्या किया गया था? हर्षवर्धन को पराजित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्षवर्धन के काल में बालाधिकृत नामक अधिकारी होता था। पैदल सेना का प्रमुख कौन होता था जी? पैदल सेना का ये प्रमुख होता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जी केरल में। कहाँ पे हुआ था? केरल में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किसका? आदि शंकर जो बाद में क्या बने थे? शंकराचार्य ये बने थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी मदुरई। कहाँ पे थी जी? मदुरई क्या है? पांड्य राज्य की राजधानी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है।
चोलों के विषय में प्रथम जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? चोलों के विषय में प्रथम जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो चोलों के विषय में प्रथम जानकारी हमें प्राप्त हुई थी जी अष्टाध्यायी से। कहाँ से प्राप्त हुई थी? अष्टाध्यायी से क्या हुई थी? चोलों की हमें जानकारी प्राप्त हुई थी। उसके बाद आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांड्य की राज्य की जीवन रेखा, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी थी? वेगी नदी थी जी। कौन सी? वेगी नदी क्या थी? पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी। उसके बाद हम आगे बढ़ें और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो लास्ट सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा? तो फटाफट से एक बार कमेंट कर दीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। किस शासक को हाथी की आंख वाला शासक भी कहा जाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। बड़ा सी ऊट पटांग ये क्वेश्चन है। खासकर बात की जाए एचएससी की, एचएससी जैसे एग्जामों में ये क्वेश्चन आता है जी। किस शासक को हाथी की आंख वाला शासक भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है जी? शेर को कहा जाता है, शेर को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। संगम काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है? संगम काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है? अगर इसकी बात की जाए तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है जी मनरम। क्या कहा जाता है? मनरम कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? संगम युग का संबंध कौन सी किसकी बात करें हम? संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो इस इतिहास की अगर बात की जाए तो कहाँ से है जी? इसका संबंध है तमिलनाडु से। कहाँ से है? तमिलनाडु से इसका क्या है? संबंध है। कहाँ से इसका संबंध? इसका संबंध है जी तमिलनाडु से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तमिल ग्रंथों में किस लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो इसकी अगर बात की जाए तो ये क्या है? कुरल को। किसको दी गई है? कुरल को ये संज्ञा दी गई है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? इसकी तरफ अगर हम ध्यान दें, तमिल ग्रंथों में लघु वेद की संज्ञा किसे दी गई है? कुरल को दी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। तमिलों का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन देवता, तमिलों का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन देवता कौन है? तो ये है मुरुगन कार्तिकेय। कौन है? मुरुगन कार्तिकेय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन है? अपराजित। कौन है? अपराजित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? किस पल्लव शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? किस पल्लव शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। पल्लव की राजधानी का क्या नाम था? पल्लवों की राजधानी का क्या नाम था? तो पल्लवों की जो राजधानी थी वो थी जी कांची। कहाँ थी? कांची। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसकी अगर बात की जाए ये किसने करवाया था? ये करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने करवाया था जी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने ये करवाया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा होता है? कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा होता है? तो इसकी बात की जाए इसका नाम क्या आएगा? द्रौपदी रथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कौन सा है। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का
सबसे महान शासक कौन था? अगर इसकी बात की जाए तो चालुक्य वंश का सबसे जो महान शासक था वो था पुलकेशिन द्वितीय। कौन था जी? पुलकेशिन द्वितीय क्या था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक हुआ है। इसी चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को क्या किया था? नर्मदा नदी के किनारे 632 में क्या किया था? पराजित किया था हर्षवर्धन को। किसने? क्वेश्चन आता है बहुत बार, नर्मदा नदी के किनारे किस शासक ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पराजित करने वाला शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो ये किया था जी मालवा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, प्रसिद्ध कवि विल्हण किसका राज दरबारी कवि था? प्रसिद्ध कवि विल्हण किसका राज दरबारी कवि था? तो ये विक्रमादित्य चतुर्थ का था। क्या था? विक्रमादित्य चतुर्थ का क्या था? ये राज दरबारी कवि था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, जैन अवेस्ता किसकी पवित्र पुस्तक थी? जैन अवेस्ता किसकी पवित्र पुस्तक थी? तो ये थी पारसी धर्म की। किसकी? पारसी भाषा में थी जैन अवेस्ता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? तो ये थे जयदेव। कौन थे? जयदेव हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण किसके समय के हैं? राजतरंगिणी के लेखक कल्हण किसके समय थे? तो ये थे जयसिंह। किसके समय थे? जयसिंह। और क्वेश्चन आता है, मध्यकालीन भारत का ऐसा कौन सा शासक है जिसे जयसिंह कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है जी? फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन है? पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन है? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। अगर इसकी बात की जाए, अगर हम इस पे चर्चा की जाए तो 1191 के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और तराइन के प्रथम युद्ध में विजित कौन रहा था? तो तराइन के प्रथम युद्ध में विजित रहा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। उसके बाद बात की जाए तराइन के दूसरे युद्ध में विजित कौन रहा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन रहा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या रहा? विजित रहा। उसके बाद हम आगे बढ़ें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कौन सा है। लक्ष्मण सेन ने एक नए संवत को चलाया था। लक्ष्मण सेन ने एक नए संवत को चलाया था। कब चलाया था जी? 1178 ईस्वी में। कब चलाया? 1178 ईस्वी में चलाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो नींव रखी थी वो रखी थी दंती दुर्ग ने। किसने रखी थी जी? दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। उसके बाद एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया था? एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया था? तो ये किया था कृष्ण प्रथम ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? अगर इसकी बात की जाए, एलिफेंटा की गुफाएं। कौन सी हैं? एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है जी महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दक्षिण भारत में कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? दक्षिण भारत में कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो इसकी बात की जाए कौन? चोल। कौन जी? चोल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
चोल राजाओं की राजधानी किस शहर में थी? चोल राजाओं की राजधानी किस शहर में थी? अगर इसकी बात की जाए तो ये थी तंजौर। कौन सी थी जी? तंजौर थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राज प्रथम के श्रीलंका आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक था जी महेंद्र। कौन था? महेंद्र वहां का शासक था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कौन सा है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल शासक कौन था? गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल शासक कौन था? तो नाम क्या है? राजेंद्र चोल। क्या नाम है जी? राजेंद्र चोल इसका नाम है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, भारत के किस शासक ने जावा और सुमात्रा पर विजय प्राप्त की थी? भारत के किस शासक ने जावा और सुमात्रा पर विजय प्राप्त की थी? तो कौन था? ये था जी राजेंद्र चोल। कौन था? राजेंद्र चोल ये शासक था। तो एक बार फटाफट से प्यारे बच्चों जो जो लाइव है इसको फटाफट से शेयर कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। बस आपसे यही फीस हमें लेनी है, लाइक और शेयर की। तो लाइक और शेयर में कंजूसी ना बरता करो, फटाफट से जो जो सेशन को देखता है वो देखते ही फटाफट से पहले क्या किया करो, इसको शेयर करने का काम किया करो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? चोल साम्राज्य को अंत में किसने समाप्त किया था? तो इसको समाप्त किया था जी मलिक काफूर ने। किसने समाप्त किया था? मलिक काफूर ने इसको समाप्त किया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था, वो कौन सा था? वो था जी चोल। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस काल का उदाहरण है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस काल का उदाहरण है? तो ये किस काल का उदाहरण है जी? ये है चोल कला का उदाहरण। किसका है? चोल कला का ये उदाहरण है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिक्षक के रूप में उनको क्या करती है? प्रदर्शित करती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, महोदय किसका पुराना नाम है? महोदया किसका पुराना नाम है? महोदया का पुराना नाम अगर बात करें तो किसका है ये पुराना नाम? ये कनौज का पुराना नाम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया था सूर्यवंशी। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया था क्या? सूर्यवंशी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है, मुंडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मुंडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? अगर इसकी बात की जाए तो ये किस राज्य में स्थित है जी? ये गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। कहाँ पे? गुजरात राज्य में ये स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अंकोरा वाट का मंदिर किस भगवान से संबंधित है? अंकोरा वाट का मंदिर किस भगवान से संबंधित है? तो ये विष्णु से संबंधित है जी। किससे? विष्णु से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ये था जी मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम कौन था? भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। इसी व्यक्ति ने क्या किया था? भारत में पहली बार जजिया कर लगाया था। भारत में क्या किया था? पहली बार क्या लगाया गया? जजिया कर लगाया गया। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन
कासिम के द्वारा ये लगाया गया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? भारत में पहली बार जजिया कर लगाया। क्या किया? भारत में पहली बार जजिया कर लगाया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। अब जजिया कर की बात की जाए, जजिया कर है जो, ये किससे वसूला जाता है? जजिया कर वसूला जाता है जी गैर मुसलमानों से। लेकिन सिवाय किसको छोड़कर? वर्दों से छोड़कर, बुजुर्ग व्यक्तियों को छोड़कर और ब्राह्मणों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, सबसे, और मुसलमानों को छोड़कर सबसे मोहम्मद बिन कासिम ने क्या लिया? जजिया कर वसूला था। लेकिन बात की जाए फिरोज शाह तुगलक की, किसकी बात करें हम? फिरोज शाह तुगलक की। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला था। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि वह दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक है जिसने ब्राह्मणों से जजिया कर लिया था? तो वह कौन है? वो है फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वह चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। विद्याधर कौन था? विद्याधर था जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? वो था महमूद गजनवी। उसके बाद बात की जाए दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक हुआ है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? तो दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक हुआ है जी इल्तुतमिश। बात की जाए बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो बादशाह की उपाधि धारण किसने की थी? बादशाह की उपाधि धारण की थी जी बाबर ने। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था अल ब्रूनी। कौन था? अल ब्रूनी था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वह मुस्लिम शासक है जिसने सिक्कों पर देवी की आकृति बनाई। वह मुस्लिम शासक है जिसने सिक्कों पर देवी की आकृति बनाई। कौन था? वो था मोहम्मद गोरी। कौन था? मोहम्मद गोरी था। उसके बाद मोहम्मद गोरी के समय बिहार और बंगाल का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है जी? बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। बख्तियार खिलजी कौन था? मोहम्मद गोरी का सेनापति या गुलाम ये था। तो उम्मीद है सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो फटाफट से इसको एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। तो फटाफट से प्यारे बच्चों लाइक और शेयर कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे शो होता है, फटाफट से देख लीजिए। दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया था? सॉरी, किसने स्थापित किया था? दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो ये स्थापित करने वाला कौन शासक था? ये शासक था जी इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? अपनी राजधानी बनाई थी दिल्ली। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश को समझा जाता है जी दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। किसको समझा जाता है? इल्तुतमिश को समझा जाता है। बात की जाए इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की थी? तो लाहौर से दिल्ली। कहां? लाहौर से दिल्ली क्या बनाई थी? अपनी राजधानी बनाई थी जी किसने? इल्तुतमिश ने। उसके बाद बात करें चंगेज खान का मूल नाम क्या था?
चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो इसके मूल नाम की अगर बात की जाए तो मूल नाम था जी तेमुचिन। क्या नाम था चंगेज खान का मूल नाम? तेमुचिन था। और तेमुचिन 1221 के अंदर 1221 के अंदर क्या हुआ था? शासक बना था। कौन? तेमुचिन। सॉरी 1221 में इसने तैमूर लंग ने सॉरी चंगेज खान ने क्या किए थे? भारत पर अटैक किया था। और इस समय भारत का शासक कौन था? इस समय भारत का शासक था जी इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के शासन काल में जो चंगेज खान था ये 1221 में सिंधु नदी के किनारे से क्या कर गया था? वापिस लौट गया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होता है। कौन सा है? किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित किया गया था? तो किसके शासनकाल में जी? इल्तुतमिश के शासनकाल में। कब किया गया था? 1229 को किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ किया था वो कौन था? वो था बलबन। क्या किया था? बलबन ने भारत में फारसी नौरोज उत्सव क्या किया था? शुरू किया था। कौन सा त्योहार था? फारसी त्योहार नौरोज उत्सव शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? वो था बलबन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो था क्यूमर्स। कौन था? क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा एरर है, सिकंदर ए सानी आएगा। तो सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? वो था जी अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से मना कर दिया था? वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो वो था जी अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बढ़े, मुद्रई तथा सफलता पूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मुद्रई तक सफलता पूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल, दिल्ली का गवर्नर कौन था? तो वो था जी मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर था। और मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसको क्या बोला जाता था? हजारी दिनार भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था जी? हजारी दिनार भी इसको बोला जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का क्या नाम रखा? चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का क्या नाम रखा था? तो चित्तौड़ का नाम रखा था जी खिजराबाद। क्या नाम रखा था? खिजराबाद नाम रखा था। उसके भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था जी। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ उपनाम दिए गए थे, जैसे पागल राजा, रक्त पिपासु, पढ़ा लिखा अनपढ़, इस प्रकार से मूर्ख राजा, ये सब क्या नाम दिए गए थे? मोहम्मद बिन तुगलक को दिए गए थे। बात की जाए मोहम्मद बिन तुगलक की, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में क्या किया था? अपने शासनकाल में जी इसने क्या किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में 5 योजनाएं बनाई थी और 500 की 5 क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। कि सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम मौजूद थे?
किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक हिंदू गुलाम मौजूद थे? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। किसके में? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। उसके बाद बात की जाए फिरोज शाह तुगलक की, तो हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक की। तो फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक हुआ दिल्ली सल्तनत का जिसने 2 बार अपना क्या करवाया था? राज्याभिषेक करवाया था। उसके बाद बात की जाए फिरोज शाह तुगलक की, वह शासक है जिसने ब्राह्मणों पर पहली बार क्या किया था? जजिया कर लगाया था। पहली बार ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया था? जजिया कर इसने लगाया था। उसके बाद आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो पराजित किया था जी खतौली के युद्ध में। किस युद्ध में पराजित किया था? खतौली के युद्ध में इसको पराजित किया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, कौन सा लोधी शासक गुलरुख नाम से कविता करता था, कविता लिखता था? तो कौन था? वो था जी सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी था। और सिकंदर लोदी ने स्थापना की थी किसकी? आगरा की। कब की थी? 1504 के अंदर। और आगरा को राजधानी कब बनाया जाता है? 1506 के अंदर आगरा को राजधानी बनाया जाता है। किसके द्वारा? तो अगर बात की जाए किसके द्वारा बनाया जाता है? सिकंदर लोदी के द्वारा 1506 में आगरा को क्या बनाया गया? दिल्ली की दूसरी राजधानी उसको बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? भारत में पोलो खेलने का प्रचलन था वो किसने प्रारंभ किया था? वो किया था जी तुर्कों ने। और तुर्कों की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी भारत में वो पोलो खेलते वक्त ही हुई थी। कब हुई थी? पोलो खेलते वक्त ही हुई थी। तो तुर्कों ने ही क्या किया था? पोलो का प्रचलन किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसकी अगर बात की जाए तो इसकी जो 5वीं मंजिल थी इसका जो निर्माण हुआ था वो किसके द्वारा करवाया गया था? वो करवाया गया था जी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया। उसके बाद हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। हिंदू और फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान कौन थे? अमीर खुसरो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। गुरुमुखी लिपि का आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? गुरुमुखी लिपि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? गुरु अंगद को जाता है। किसको जाता है जी? गुरु अंगद को जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जी रामानुजाचार्य के द्वारा। रामानुजाचार्य के द्वारा क्या किया गया था? इसका प्रचलन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। सूरदास किस भगत संत के शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर द्वारा। किसके द्वारा? संत ज्ञानेश्वर के द्वारा ये फैला था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत रामदास किसके समकालीन थे? संत रामदास किसके समकालीन थे? तो ये औरंगजेब के समकालीन थे जी। किसके? औरंगजेब के समकालीन थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन थे? ख्वाजा असमान हारोनी क्या थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के संत के शिष्य थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबेदीन को क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पुरों का सिराज किसे कहा जाता है?
पुरोकाशी राज किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जी जौनपुर को। किसे कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। बात की जाए जौनपुर की, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर की स्थापना की थी जी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़े नगरों की स्थापना की। किस किस की? जौनपुर की। जौनपुर को हम जोनाबाद के नाम से भी जानते हैं। किसकी याद में बसाया गया ये? जुन्ना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया गया। हिसार की स्थापना किसके द्वारा की गई? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। फतेहाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। बात की जाए फिरोजाबाद और फिरोज शाह की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। उसके बाद हम आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने बनवाया। किसके शासक को जगत गुरु के नाम से जाना जाता है? किसके शासक को जगत गुरु के नाम से जाना जाता है? इब्राहिम आदिल शाह को जाना जाता है। किसको? इब्राहिम आदिल शाह को। दक्षिण भारत के किस वंश को दक्कन की लोमड़ी भी कहा जाता था? ये कहा जाता था जी ब्रीद शाही को। किसको कहा जाता था? ब्रीद शाही को कहा जाता था। विजयनगर के राजा जिसने चिन्नी सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। विजयनगर के राजा किसने चिन्नी सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? बुक्का प्रथम ने। बात की जाए विजयनगर की, तो जो विजयनगर की स्थापना हुई थी वो 1336 के अंदर हुई थी। किसने की थी? हरिहर बुक्का ने की थी। बात की जाए विजयनगर की स्थापना और बहमनी की स्थापना, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में होती है। किसके द्वारा होती है? अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा होती है। किसके द्वारा? अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा। इस टाइम पे दिल्ली में राज कौन कर रहा होता है? तो इस टाइम पे दिल्ली में राज जो जुन्ना खां होता है, जो किस नाम से शासन चला रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से वो क्या कर रहा है? यहाँ पे शासन चला रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ें और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, मुद्रा विजयम पुस्तक के लेखक कौन थे? मुद्रा विजयम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे गंगा देवी। कौन थे? गंगा देवी। उसके बाद इटली का यात्री निकोलस कोटी किसके दरबार में विजयनगर आया था? देवराय प्रथम के काल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई, विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? कृष्णदेव राय को माना जाता है। किसको माना जाता है? कृष्णदेव राय को माना जाता है। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगालियों के साथ। हम अब पुर्तगालियों की छोटी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर बात करें पुर्तगाली भारत में कब आए? 1498 में आए। कब आए? 1498 के अंदर आए थे। पुर्तगाली एस्तोदो दा इंडिया के नाम से भारत में आते हैं। और भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली व्यक्ति कौन था? कौन था? वास्को डी गामा, जो 17 मई 1498 को क्या होता है? भारत आता है। यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा। भारत आने वाला पहला विदेशी कौन था? वो कौन था? वो भी वास्को डी गामा ही रहेगा, क्योंकि वास्को डी गामा 1498 में कहाँ पे आता है? भारत में आता है। और यही एक ऐसा शासक है जिसने समुद्री मार्ग से क्या की है? भारत की खोज की है। भारत में कौन कौन सी कंपनियां आती हैं? अगर बात की जाए तो सबसे पहले पुर्तगाल आती है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, फिर डच आती है, और फिर डेनिश आती है, और आती है फ्रांसीसी कंपनी। लास्ट में क्या होता है? फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, और उसके अंदर जो फ्रांसीसी कंपनी है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, और भारत में बचती है सिर्फ कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ था? तलाईकोटा। विजयनगर का पतन तलाईकोटा नामक लड़ाई के कारण हुआ। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को क्या कहा जाता है? हम्पी।
विजयनगर की राजधानी भी क्या थी? हम्पी इसकी राजधानी थी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जैसा कि आपको बोला था, हम क्या करेंगे, 100 क्वेश्चनों की सीरीज करेंगे जी। और 100 क्वेश्चनों की सीरीज को हमने क्या कर लिया है, पूरा यहाँ पे कर लिया है, कवर कर लिया है। आज के सेशन में हमने 100 क्वेश्चन किए हैं। तो एक बार फटाफट से इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए जी। देखो फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने लाइक और शेयर करोगे इतनी ही ज़्यादा मात्रा में आपको क्या दिया जाएगा, कंटेंट यहाँ पे दिया जाएगा। तो उम्मीद है सेशन सबको अच्छा लगा होगा, तो इसको फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम आज के सेशन को यहीं पे ड्रॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए, किसी का कोई डाउट है, कोई और है तो फटाफट से, किसी का कोई भी डाउट आए तो या तो वो भी देख रहा है, बाद में क्या कर सकता है, मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से वो मेरे साथ जुड़ सकता है। तो आज हमने किस पे चर्चा की है, इतिहास के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे आज हमने 100 क्वेश्चन आज हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। तो इस प्रकार से डेली के हमारे 70 से 100 के बीच क्या रहेंगे, क्वेश्चन आते रहेंगे। तो फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर करते रहिया करें, ताकि सेशन लेने में और भी ज़्यादा मजा आए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।